हाँ बच्चों, आज हम आप लोगों को प्रश्नोत्तर लिखा दूँ, ठीक है। अभिनव मनुष्य का, ठीक। चलिए लिखिए, यहाँ से यहाँ तक का है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, डैश डैश लांग सकता नर सरित गिर सिंधु एक समान। इतने का प्रश्न है पहला, कवि के अनुसार विश्व में अभी तक शांति स्थापित क्यों नहीं हो सकी। उत्तर है, कवि के अनुसार विश्व की अनेक विभूतियों ने लोगों को अपने उपदेशों के माध्यम से शांति का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, किंतु मनुष्य की ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट और घृणा रूपी कुप्रवृत्तियों के कारण विश्व में आज तक शांति स्थापित नहीं हो सकी। दूसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में लोगों के जीवन में दोहरेपन की स्थिति किस रूप में दिखाई देती है। इसका उत्तर है, कवि कहते हैं कि वर्तमान समय में लोग पितामह भीष्म, धर्मराज युधिष्ठिर, महात्मा गांधी, गौतम बुद्ध, अशोक, ईसा मसीह आदि महापुरुषों की बातों को केवल सैद्धांतिक रूप में अपनाते हैं, व्यवहारिक रूप में नहीं। उनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है, जो उनके जीवन सिद्धांतों में दोहरेपन के रूप में दिखाई देता है। तीसरा प्रश्न है, कवि को आधुनिक मनुष्य की प्रवृत्ति आदिम युग के मनुष्य की भांति क्यों लगती है। इसका उत्तर है कि आधुनिक मनुष्य की कथनी एवं करनी में अंतर है। वह सबके साथ सदाचारण की प्रवृत्ति को अपनाने की बात कहता, किंतु स्वयं दूसरों का शोषण करके उन्हें दुख देता। इसलिए मनुष्य के इन्हीं कृत्यों के कारण उसे आधुनिक मनुष्य आदिम युग के मनुष्य की भांति लगता है। चौथा प्रश्न है, कवि को वर्तमान दुनिया विचित्र क्यों जान पड़ती है। इसका उत्तर है, मनुष्य ने निरंतर अपना विकास करते हुए प्रकृति के विभिन्न उपादानों जैसे वायु, पानी, वातावरण आदि के साथ साथ बिजली, दूरी, ताप आदि पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। मनुष्य के इस एकाधिकार की प्रवृत्ति के कारण कवि को वर्तमान दुनिया विचित्र जान पड़ती है। पांचवा प्रश्न है, निष्काम व सम्मान शब्दों में से उपसर्ग व मूल शब्द अलग कीजिए। तो ये शब्द है निष्काम, इसका उपसर्ग है निस, मूल शब्द काम, ठीक। और सम्मान आपका शब्द है, सम जो है उपसर्ग है, ज्ञान जो है मूल शब्द है, ठीक है। अब अगला भी देख लीजिए, शीश पर आदेश कर औदार्य डैश डैश नव्य जय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। इतने का जो है प्रश्नोत्तर मैं लिखा रही हूँ। इसमें देखिए, पहला प्रश्न है, कवि को मनुष्य के कार्य कैसे प्रतीत होते हैं। उत्तर है, कवि को मनुष्य के कार्यों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने प्रकृति के सभी उपादानों को अपने वश में कर लिया है और अपनी सभी इच्छानुसार कार्य कर रहे हों। दूसरा प्रश्न है, कवि मनुष्य की असीम शक्तियों का वर्णन करने के लिए किन किन उदाहरणों का उल्लेख करता है। बहुत सरल है, इसमें है कवि मनुष्य की असीम शक्तियों को उदाहरण देने के लिए जल देवता का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जल देवता मनुष्य की मांगों का पालन करते हुए जहाँ जल की आवश्यकता वहाँ जल की, जहाँ नदियों का बांध बनाकर सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त रेडियो, यंत्रों व परमाणु शक्तियों का उपयोग भी उनकी असीम शक्तियों का द्योतक है।
तीसरा प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य की किस प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। इसका उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश में मनुष्य की निरंतर कुछ नया प्राप्त करने की इच्छा की प्रवृत्ति को उजागर किया गया है। हाँ, चौथा है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य की असीम शक्तियों और निरंतर संघर्ष करते हुए मानव जीवन को सरल एवं सुगम बनाने की इच्छाओं व मानसिकता को उद्घाटित किया है। अपनी इसी इच्छा शक्ति के बल पर उसने विभिन्न प्राकृतिक उपादानों पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया है। पांचवा है, भू व सिंधु शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। भू का जो है पर्यायवाची शब्द लिखना है, तो भू माने पृथ्वी, भुवन, और भू माने भूमि, दो हो गया। सिंधु माने समुद्र हो गया पहला, दूसरा सिंधु माने जलधि। ठीक, एक और प्रश्न इसी में से देख लीजिए बस। पर धरा सुपरीक्षिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन से लेकर चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण, डैश डैश लगा के यहाँ तक विस्तीर्ण तक है। ठीक है, इसमें पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश का केंद्रीय भाव लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश में उत्तर है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने मनुष्य के द्वारा पृथ्वी के समस्त रहस्यों को जान लेने का वर्णन करने के साथ साथ इस बात पर बल दिया है कि मानव ने अत्यधिक प्रगति कर ली है, उसने संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान प्राप्त कर लिया है और इसके उपरांत भी वह नवीन ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करता रहता है। दूसरा प्रश्न है, मनुष्य पृथ्वी के रहस्यों को किस प्रकार जान पाया। इसका उत्तर है, कवि के अनुसार मनुष्य की प्रारंभिक समय से ही खोजबीन कर रही थी और अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण उसने संपूर्ण पृथ्वी का निरीक्षण करके उसके विभिन्न रहस्यों को जान लिया है। तीसरा प्रश्न है कि कवि ने पृथ्वी की साम्यता किसके साथ प्रदर्शित की है। इसका उत्तर है, कवि ने पृथ्वी की साम्यता हथेली पर रखे गोलाकार छोटे से आंवले से की है। चौथा है कि मनुष्य की खोज की प्रवृत्ति ने उसके समक्ष कौन सी चुनौती प्रकट की है। इसका उत्तर, कवि कहते हैं कि मनुष्य ने अपनी जिज्ञासा प्रवृत्ति के कारण संपूर्ण पृथ्वी के रहस्य जान लिए हैं, अतः अब उसके समक्ष यह चुनौती भी खड़ी हुई है कि वह किस ओर अपने कदम बढ़ाए। यह पृथ्वी उसके लिए मात्र एक छोटा सा ग्रह बनकर ही रह गया है। अंतिम क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने तत्सम शब्दावली खड़ी बोली का प्रयोग किया। भाषा सहज सरल प्रभावमयी है। काव्यांश की शैली प्रबंधात्मक है। रूपक उपमा व अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ठीक है बच्चों, बस ये आज का ये चैप्टर पूरा हो गया। ठीक है बच्चों, जल्दी से लिख कर के इसे भी मुझे भेजिएगा। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।